नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं उन पंजाब के छात्रों के बारे में जो कनाडा उच्च शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है, अर्थात वापस भारत भेजा जा रहा है। ये मामला क्या है? दरअसल मामला यह है कि इन लोगों ने फर्जी प्रवेश पत्र के माध्यम से उन विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले तो लिया था, लेकिन जब जांच हुई और वहां अर्थात कनाडा की एजेंसी इन मामलों की जांच की, तो फिर इन सभी को अवैध तरीके से प्रवेश लेने का आरोप तो इन पर लगाया ही गया, साथ ही साथ इन्हें भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो सभी इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 700 भारतीय छात्रों पर डिपोर्ट होने का खतरा अभी मौजूद है। क्या मामला है? तो यहाँ पर देखें, 700 स्टूडेंट्स फेस डिपोर्टेशन फ्रॉम कनाडा। पंजाब के जो मिनिस्टर हैं धालीवाल, उन्होंने सेंटर से अपील किया है कि इंटरवेंशन करें, अर्थात इसमें हस्तक्षेप करें और उन भारतीय छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। अब मिनिस्टर ने तो कहा नहीं था। बहरहाल इससे संबंधित बातें क्या देखने को मिल रही हैं, तो ये वही छात्र हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कहाँ पर हो रहा है? तो कनाडा में ब्रैम्पटन नामक एक शहर है, वहाँ पर ये सभी छात्र मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भारत में वापस भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना ये है कि ये फर्जी तरीके से प्रवेश लेकर के आ गए हैं और इस वजह से इन्हें फिर दोबारा वापस भेजा जा रहा है। निर्वासन की स्थिति बनी हुई है। भारतीय छात्रों का ये कहना है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक बात है, जो भी बातें यहाँ पर सामने आई हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ की इकॉनमी में योगदान कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई किया, सारी गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। अब वहाँ की सरकार का क्या कहना है और भारत सरकार का क्या कहना है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो पूरा मामला ये देखा जा रहा है कि वार्षिक आधार पर भारत से जो पलायन हो रहा है विदेशों में, वह 2.5 लाख से अधिक लोगों का पलायन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत से ही केवल पलायन होता है, दूसरे देशों से भारत में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आते हैं। तो ये 2.5 लाख से अधिक हैं। इनका जो मुख्यतः गंतव्य स्थान है और मुख्यतः कहाँ से ये पलायन हो रहा है, तो ये पंजाब से हो रहा है। और पंजाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब से मुख्यतः अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा लोग जाते हैं, वहाँ पर उच्च शिक्षा, रोजगार इत्यादि इत्यादि के लिए। इतने बड़े पैमाने पर कनाडा में भारतीय नागरिक और पंजाब जो राज्य है वहाँ से लोग गए हैं और एक क्षेत्र विशेष में अपना इतना बड़ा दायरा बढ़ा चुके हैं कि उस क्षेत्र विशेष को मिनी पंजाब कहा जाता है। कनाडा की बात कर रहा हूँ। तो इनका जो उद्देश्य है, ये जो गंतव्य है मुख्यतः कनाडा रहा है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा प्राप्त करना। पलायन कब से लेकर के कब तक की स्थिति देखी गई है, तो पिछले कुछ वर्षों में बताया गया है कि 2017 से लेकर के 19 तक हुआ और 19 के बाद 20 में भी कहा जा रहा है कि पलायन हुआ है। ये आपके सामने कनाडा का मैप है, आप ये देख सकते हैं। यूएसए है और यूएसए और कनाडा इस सीमा को, अर्थात ये जो सीमा है कनाडा और यूएसए का, इस सीमा को विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा मानी जाती है। यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों देशों के मध्य टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। हालांकि अभी कुछ ही समय पूर्व ये स्थिति देखने को मिला था कि यहाँ पर टकराव की स्थिति थी, लेकिन कनाडा इसलिए नहीं टकराता है कि उसको पता है कि अमेरिका मजबूत, शक्तिशाली और बड़ा देश है इकॉनमी के आधार पर और हम इससे लड़ाई नहीं कर सकते। बहरहाल आप ये देखेंगे, ये वाला क्षेत्र है, ये भी यूएसए का है। यहाँ पर आपको कुछ और मैप से संबंधित बातें देख लेनी है और मैप से संबंधित बातें ये बताती हैं कि यहाँ पर कुछ झील हैं जो लेक कहते हैं इंग्लिश में, वो अक्सर चर्चा में रहती हैं। वहाँ से संबंधित ज्योग्राफी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, देखते चलते हैं लगे हाथ, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये दोनों की सीमा पर स्थित है। इन्हें ग्रेट लेक कहा जाता है। कौन कौन से यहाँ पर लेक आपको दिखाई देते हैं? तो लेक ऑफ सुपीरियर की बात की जाती है। यहाँ पर मिशिगन है, मिशिगन के अलावा ह्यूरन है, ह्यूरन के बाद यहाँ पर देखेंगे ईरी है और यहाँ एक ओंटेरियो है, यहाँ ओंटेरियो है। तो ये कुल मिलाकर के इन सभी को मिलाकर के एक साथ कहा जाता है द ग्रेट लेक। ठीक है, द ग्रेट लेक्स की बात की जा रही है।
अब इसी से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। बात ये है कि ये जो बातें हम देख रहे हैं उनको लेकर के कब कब क्या क्या घटनाक्रम देखा गया। तो 2017 से लेकर के 19-20 की हमने बात की। छात्रों को जो वहाँ पर गलत तरीके से प्रवेश ले लिए थे और उनके पास प्रवेश पत्र फर्जी जो पाया गया, ये कहा गया कि 2021 में उन्हें नोटिस किया गया। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद प्रवेश पत्र को ये कहा कि ये फर्जी है। और ये जो मामला देखा गया, पंजाब में एक एजेंट है, जिन एजेंटों के माध्यम से इन्हें भेजा जाता है स्टूडेंट को, ब्रजेश मिश्रा नामक ये एजेंट है, इन्होंने ही इनको भेजा है। और प्रति छात्र इन्होंने ये कहा गया है कि प्रति छात्र 1.6 मिलियन रुपए इन्होंने वसूला है, अर्थात 16 लाख लगभग रुपए एक छात्र से इन्होंने लिया है। किस लिए? उच्च शिक्षा के लिए, ये विदेश जाने के लिए, वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। ये तो बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब पूरा मामला देख लेते हैं। फर्जी प्रवेश पत्र मामला है क्या? अध्ययन के लिए वीजा की जरूरत होती है, वीजा के लिए आवेदन किया जाता है। और आवेदन किस लिए किया जा रहा है? तो विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए। तो जब आवेदन किया जाता है तो विश्वविद्यालयों का चयन करते हैं स्टूडेंट कि मुझे किस विश्वविद्यालय में, किस देश के किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी है। यहाँ पर हम मान क्या रहे हैं, मामला ही वही है। कनाडा की बात की जा रही है, उन्होंने विश्वविद्यालय का चयन किया। उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, तो उससे संबंधित टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको आगे भेजा जाता है। एजेंसी की मदद से वित्तीय रिकॉर्ड भी इन्हें प्रदान किया जाता है। और प्रदान करने के बाद अब जो बातें हैं क्रमशः एक बार समझ लेते हैं। जिस एजेंसी के बारे में बात की गई है और एजेंसी के एजेंट के बारे में बात किया गया है, उस एजेंसी का पूरा काम क्या है, कैसे वो क्रमशः कौन कौन से कार्य करती है। तो एजेंसी सबसे पहले जो छात्र भारत से विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनका एक विवरण तैयार करती है। और विवरण तैयार करके एक रिपोर्ट तैयार करती है कि कौन सा छात्र किस यूनिवर्सिटी में किस पढ़ाई के लिए जाना चाहता है। पहली बात, शैक्षणिक संस्थान का चयन हो जाता है। उसके बाद पाठ्यक्रम की भी बात होती है कि कौन से पाठ्यक्रम में आपको जाना है। फिर ये जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां उन सभी छात्रों का काउंसलिंग करती हैं। सब कुछ पूछने ताछने की जानकारी लेने के बाद छात्रों की ओर से ये कंपनियां उन यूनिवर्सिटी में, अर्थात विश्वविद्यालय में जा करके इनका आवेदन जमा कर देती हैं। अर्थात उस विश्वविद्यालय और उस छात्र के बीच की जो कड़ी है, जो एजेंट के रूप में काम कर रही है, वही ये एजेंसियां हैं। एजेंसी ने आवेदन ले जाकर के जमा किया और जब उस विश्वविद्यालय ने उस आवेदन को सही पाया तो फिर विश्वविद्यालय इनको, अर्थात स्टूडेंट को ऑफर लेटर सौंपती है। ऑफर लेटर मिलने के बाद ये स्टूडेंट शुल्क जमा करते हैं और शुल्क जब जमा करते हैं तो उसके बाद इन्हें उस कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस कॉलेज में ये एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलेज से इन्हें दोबारा स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाता है और जब स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाता है फिर ये शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये विश्वविद्यालय में शुल्क जमा करेंगे और इन्हें उस शुल्क की रसीद प्राप्त हो जाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में या विद्यालय में आप जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो जितना आपने फ़ी पेमेंट किया है उसकी रसीद आपको मिल जाती है। सेम प्रोसेस यही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरी कड़ी में जो आपने क्रम देखा, इस क्रम में कौन कौन सी बातें फर्जी पाई गई हैं। तो यहाँ पर एक तो कॉलेज के तरफ से या उस यूनिवर्सिटी के तरफ से इन्हें सही ऑफर लेटर नहीं मिला। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं विश्वविद्यालय के तरफ से इन स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर नहीं मिला। इन्होंने शुल्क का भुगतान कर दिया, साथ ही साथ कॉलेज से इन्हें स्वीकृति पत्र भी नहीं मिला। और स्वीकृति पत्र नहीं मिला अर्थात इन्होंने फर्जी लेटर के आधार पर इन बच्चों से इन्होंने जो पैसा लेना था या शुल्क लेना था इन्होंने ले लिया, लेकर के अपने पास रख लिया। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो ऑफ़र लेटर है जिसके आधार पर ये जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं वही गलत है, प्रवेश पत्र ही गलत है और इसलिए अब इन बच्चों को दोबारा इंडिया में वापस भेजा जाएगा। डिपोर्ट करने की बात वहाँ की सरकार ने की है, उसी को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं।
ठीक बात है, यहाँ विरोध तो हो रहा है। डिपोर्ट किए गए छात्र कौन कौन से हैं और क्या क्या मामला यहाँ पर देखा गया। लवप्रीत सिंह 13 जून को सबसे पहले इन्हें डिपोर्ट किया गया भारत। 2017 में बात करें, लैम्पटन कॉलेज में मैनेजमेंट की ये पढ़ाई कर रहे थे, मिसिसॉन्ग में ये स्थित है। उसके बाद इनके बाद 1 दर्जन भारतीय छात्रों को भारत में डिपोर्ट किया गया। ये हैं लवप्रीत सिंह, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें, छात्रों का तर्क ये है कि हमारा जो निष्कासन यहाँ से किया जा रहा है, ये निष्कासन सही नहीं है, गलत तरीके से हमें निष्कासित किया जा रहा है। इनका कहना है कि भैया देखिए, कनाडा में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है, कई वर्षों तक यहाँ पर काम किया है और इस वजह से कानूनी निवास भी हम लोगों ने यहाँ पर किया है, अर्थात कानूनी तौर पर हम यहाँ पर निवास कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार को आप भी कहेंगे कि ये जो बातें कह रहे हैं ये आधार इनका ठीक है, इनको वहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए। इसी आधार पर ये विरोध कर रहे हैं कि हमें इंडिया में डिपोर्ट न किया जाए, हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। ठीक है, यहाँ कुछ और बातें, दोनों पक्षों के अधिकारियों का क्या कहना है। तो पंजाब के जो NRI जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह, इनका कहना है, कुलदीप सिंह धालीवाल, इनका कहना है कि भैया काम करते हैं, विदेश मंत्री से मदद की अनुरोध करते हैं और इन्होंने विदेश मंत्री से S जयशंकर से मदद के लिए गुहार लगाया कि ये काम करिए, इस मामले को देखिए सर, क्या इसमें किया जा सकता है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की जो प्रतिक्रिया है, नेक नीति से काम करने वाले छात्रों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए या दंडित करना अनुचित है, साथ ही जो दोषी हैं उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उस एजेंट की बात आ रही है, ब्रजेश मिश्र की बात आ रही है कि उन भाई साहब ने गलती की है। तो इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। डिप्लोमेटिक जवाब देने के बाद अब कनाडा की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि कनाडा इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। तो सीन फ्रेजर हैं, ये सीन फ्रेजर कौन है, तो वहाँ के अप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री हैं। इन्होंने ये कहा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के महत्वपूर्ण योगदान को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार कहाँ पर, यहाँ कनाडा की बात की जा रही है। कनाडा में इन्होंने जो योगदान किया है, वहाँ की इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था के विकास में, जिन सभी क्षेत्रों में काम किया है, उसके योगदान की ये बात कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हम पूरे मामले का मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए। इन्होंने भी डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया और इन्होंने ये कहा कि धोखाधड़ी जो हुई है, उन धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम ये भी करेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिसमें इनका कोई दोष नहीं है, अर्थात भारतीय छात्रों का, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है और हम उनकी मदद करेंगे यथासंभव, अर्थात जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे। तो ये इन्होंने ट्वीट भी किया है कि क्या हम कर सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप देख लिए। आगे अब क्या होगा, क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो कनाडा की तरफ से ये कहा गया है कि सर्वदलीय आव्रजन समिति, उस समिति ने सर्वसम्मति से प्रभावित छात्रों को माफ करने का एक अनुरोध करने के लिए मतदान करने की बात कहा है कि संसद में मतदान होगा और मतदान करने के आधार पर अगर मामला इनके पक्ष में जाता है तब तो हम इन्हें वहां पर रहने देंगे, अगर नहीं तो फिर इन्हें भारत डिपोर्ट करना हमारी मजबूरी है। ठीक है, मानवीय आधार पर या नियमितीकरण के आधार पर ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है और ये कहा गया स्थानीय निवास के आधार पर, और इस आधार पर एक वैकल्पिक मार्ग की पेशकश का प्रस्ताव किया जाएगा और अगर ये मामला फिट बैठ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। जो कनाडा का दूतावास है, उनके अधिकारियों का कहना ये है, जो वहाँ के मंत्री हैं, कि केवल ये मामला भारत की तरफ से नहीं हो सकता। वहाँ का अगर कोई व्यक्ति मिला जुला होगा, इनसे मिलकर के काम कर रहा होगा, तभी ये मामला हो सकता है, तभी ये पूरा प्रकरण हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। तो इनका कहना ये है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उन सभी लोगों की जांच होगी और उन संलिप्तता के जांच के आधार पर और उसकी जो रिपोर्ट आएगी, उन सभी को दंडित किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये तो बातें यहाँ तक तो ठीक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग हैं,
भारत के लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहली बात, सॉफ्ट पावर पॉलिसी। ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को मजबूत करते हैं। अब सॉफ्ट पावर पॉलिसी कौन सी होती है? 3 तरह की पॉलिसी होती है। एक हार्ड पावर पॉलिसी होती है जिसमें हम हथियारों के माध्यम से हमारे पास कितनी क्षमता है, हम डराने या जिस तरह की जो आक्रामक नीतियां हैं उसके माध्यम से किसी देश को प्रभावित करने का काम करते हैं, अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए प्रभावित करते हैं। दूसरे को कहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी, अर्थात एक हार्ड के बाद दूसरा सॉफ्ट पावर पॉलिसी। इसमें हमारा जो कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है और हमारे देश से अगर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार व्यवसाय हो रहा है, हमारे देश के नागरिक उस देश में जा कर के रह रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, तो उस योगदान के आधार पर हम कहते हैं कि चूँकि उनकी भूमिका ज़्यादा होती है या अर्थव्यवस्था में जो भी उनका योगदान होता है उसके आधार पर उस देश की विदेश नीति में भारत को वरीयता देने के लिए प्रभावित किया जाता है। जैसे किसी भी देश के साथ हमारा जुड़ाव अगर बेहतर होता है, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर नागरिक अगर हैं तो उन नागरिकों को भी जब विदेश नीति वो निर्धारित करेगा या भारत के साथ या किसी दूसरे देश के साथ, तो उन लोगों के योगदान को ज़रूर ध्यान रखेगा। हमारा सांस्कृतिक संबंध कैसा है, हमारे व्यापारिक संबंध कैसे हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और रखा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हमारे सॉफ्ट पावर पॉलिसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, मजबूत करते हैं। एक होती है जिसको हम ना तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी कहते हैं और ना ही हार्ड पावर पॉलिसी कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट पावर पॉलिसी। मतलब जहां पर हमें ज़रूरत हो हार्ड पावर पॉलिसी का इस्तेमाल करने का, हमने वहां पर किया, और जहां पर हमारी आवश्यकता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी का इस्तेमाल करने के लिए, हम अपने सॉफ्ट पावर पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि यह हमारी स्मार्ट पावर पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा आज के समय में महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड पावर पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी की भूमिका कम हो गई है। दरअसल जब हम स्मार्ट पावर पॉलिसी कह रहे हैं तो इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं। अब वो समय और परिस्थितियों के अनुसार, देश के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारी विदेश नीति या हमारा कूटनीतिक संबंध जो है किसी भी देश के साथ मजबूत होता है। ये तो हमने बात कर लिया आईआर के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या योगदान है, भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रहते हैं। अब ये जो लोग भारत से विदेश में गए हैं वो वहाँ पर कारक आय अर्जित करते हैं, और जब ये कारक आय अर्जित कर रहे हैं तो इकॉनमी में आप पढ़ते हैं उत्पादन के 4 कारकों को प्राप्त होने वाले आय या उन कारकों को प्राप्त होने वाले या अर्जित आय को हम कारक अर्जित आय कह रहे हैं। ठीक है, अब उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं ये आप लोगों ने इकॉनमी में पढ़ा होगा, फिर भी संक्षेप में उसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई आप एक फैक्ट्री लगाते हैं या उत्पादन यूनिट लगाते हैं तो उसके लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता होती है। उस ज़मीन पर जहाँ पर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो अगर आपकी ज़मीन है तो भी अच्छी बात है, तो भी आपको रेंट देना होता है, अर्थात लगान देते हैं, या फिर आपने किसी से किराए पर लिया है तो आपको रेंट देना होता है। तो एक कारक हो गया, अर्थात भूमि को दिया गया किराया या रेंट। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है आपको पूंजी की, तो पूंजी वहाँ पर इन्वेस्ट आपने किया है, तो बैंक से आपने लिया है या जो कुछ भी पूंजी लगाया है, तो जो आपने ऋण लिया है उस ऋण के बदले आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, वो भी आपने समझ लिया। तीसरी बात होती है कि उत्पादन करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जिन्हें आप मजदूर कह लीजिए या और अलंकारिक भाषा में आप इंजीनियर कह लीजिए। तो जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है अर्थात मजदूरी दे रहा है, आप सेवा दे रहा है ऐसे भी कह सकते हैं, उस सेवा के बदले उसे भुगतान करना होगा। तो मजदूर को किया गया भुगतान, और मजदूर को जो भुगतान उसकी सेवा के लिए प्राप्त हुआ उसे हम कह रहे हैं वह कारक आय अर्जित किया। अब इन तीनों कामों को करने वाला एक व्यक्ति होगा जिसे कहते हैं उद्यमी।
एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। इन तीनों कार्यों को कर रहा है तो तीनों कार्यों को इसलिए कर रहा है ताकि उसे लाभ प्राप्त हो, तो उसके भी आय को हम जोड़ लेते हैं। इसको कहते हैं हम कारक आय, और इन सभी को जो प्राप्त हुआ है उसे हम कहते हैं कारक आय अर्जित किया। तो जो विदेशों से ये कारक आय अर्जित करते हैं ये अपने देश में भेजते हैं अपने परिवार को, माता पिता या जो कोई भी हो, ठीक है। अगर 1 वर्ष के अंदर इन्होंने भेजा तो रेमिटेंस के रूप में उसे जोड़ा जाएगा, और भारत की इससे जीएनपी बढ़ती है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, कारक आय अर्जित करने की बात कर रहे हैं, तो इसे हम इकोनॉमी से जोड़ करके देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो 2 तरह के योगदान हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई होप आप इससे संबंधित बातों को समझ पाए होंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।